नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल अपन पढ़ रहे हैं और उसमें अपन ने अभी तक मैदानी भूभाग तक पढ़ लिया था और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि मैदान के बाद में मैं पठार पढ़ाने वाला हूँ। पठार के बाद में अपन एक द्वीपीय जो भौतिक प्रदेश है उसकी क्लास पढ़ेंगे और उसके बाद में अपना ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत के पठार। अब राजस्थान के पठार तो मैं आप लोगों को पढ़ाता आया हुआ हूँ और राजस्थान में अपन दक्षिण पूर्वी भाग को देखते हैं जो पठारी भाग के अंतर्गत आता है। उसमें मैंने बार बार आप लोगों से ये जिक्र किया राजस्थान का भूगोल जब जब पढ़ाया कि ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है अपना, ये मालवा के पठार का हिस्सा है और मालवा का जो पठार है वो एक्चुअली प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यानी कि भारत के अंदर जो पठारी भूभाग अपन देखे ना, तो वो किसी न किसी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। चाहे अपन मेघालय का पठार भी देख लें तो वो भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बस मतलब इनमें अंतर क्या है कि बीच बीच में क्या है, पर्वतमालाएं हैं। पर्वतमालाएं होने से ऐसा लगता है कि पठार ये वाला यही खत्म हो गया और आगे दूसरा है, जबकि ये प्रायद्वीपीय पठार ही है, इसी का हिस्सा है, इसी के विभाजन है सारे के सारे। अब अपन चलते हैं, साथ साथ में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले पठारी भूभाग की बात करें तो पठार जितने भी आप ज्यादातर देखेंगे तो पठारों का जो है ज्यादातर जो है निर्माण वो ज्वालामुखी से होगा। क्या है? ज्वालामुखी क्रियाओं से इसका निर्माण होता है, ये ध्यान रखें। किससे होगा? ज्यादातर ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण माना जाएगा। अब ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण का मतलब क्या है? यानी कि लावा है। क्या है? लावा या मैग्मा बोलते हैं जिसको, तरल भाग में मैग्मा बोलते हैं। यही चीज जो है जमीन से बाहर आके जम जाता है और वो पठार और पर्वत का रूप ले लेता है। तो ये ध्यान रखना है, ज्यादातर इसके अंदर पूछेंगे कि निर्माण किससे हुआ है, तो ये हुआ है आप लोगों के ज्वालामुखी क्रियाओं से इसका निर्माण माना जाता है। अब इसके अंदर बात करेंगे फिर कि इसके अंदर जो है कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो इसके अंदर बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाएगी, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाएगी और नीस की चट्टानें पाई जाएगी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये प्रायद्वीपीय जो पठार है, अपन किसकी बात करेंगे अभी? प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार में एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा रूपांतरित हो गया है ये। अभी इसके अंदर रूपांतरित चट्टानें सबसे ज्यादा हो गई है और रूपांतरित चट्टानें ज्यादा होने के कारण भूकंप की सर्वाधिक संभावना रहती है। क्या रहती है? भूकंप की सर्वाधिक संभावनाएं इसके अंदर रहती है। ठीक है, सर्वाधिक संभावनाएं रहती है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये भी आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रखना है। अब प्रायद्वीपीय पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत है अपना, प्रायद्वीपीय पठार जो है मुख्य तौर पे अपन जब पढ़ेंगे इसको, दक्कन का पठार जब पढ़ेंगे तो दक्कन के पठार में मुख्य आप लोगों के जो चीज पूछी जाती है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके विभाजन और उप विभाजन, उसके अनुसार आप लोगों को जहां जहां जो जो चीजें पढ़नी है वो मैं साथ साथ में बताता चला जाऊंगा। ये मैंने सिर्फ अभी तक आप लोगों को बेसिक बताया है। ये क्या बताया है? ये बेसिक चीज है कि बेसिक में क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो साथियों, चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का स्टार्ट में भी आप लोगों को पढ़ाया, तब मैंने क्या बताया था कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का ये 28% हिस्सा रखता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो देखो, ये अरावली पर्वतमाला से यहाँ से जो है इसकी सीमा निर्धारित होती है। ये विंध्याचल पर्वतमाला है, तो यहाँ पे क्या है, बीच में अपने आ जाता है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, मालवा के पठार का हिस्सा है। यहाँ पे देखोगे तो छोटा नागपुर का पठार है। यदि इस तरफ जाते हैं अपन तो यहाँ पे शिलोंग का पठार आता है। कौन सा आता है? शिलोंग का पठार आता है। ठीक है, दक्षिण में ये देखो दक्कन का पठार है, ये आ गया आप लोगों के पश्चिमी घाट और ये आ गया पूर्वी घाट। ठीक है, यहीं पे आता है यहाँ पे कर्नाटक का पठार। कौन सा आता है? कर्नाटक का पठार आता है और कर्नाटक के पठार को सबसे प्राचीन पठार माना जाता है, सबसे प्राचीन पठार माना जाता है। ये जो पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये कौन सा है? ये पूर्वी घाट कहलाता है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी की पहाड़ियां, ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे इनका मिलन स्थल माना जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब देखो, इसका निर्माण ज्वालामुखी से माना जाता है और इसकी आकृति मेज के समान है। मेज यानी टेबल। ठीक है, टेबल टॉप जिसे बोलते हैं, टेबल टॉप पठार है और त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार तो है ही, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार है टाबरो, तो त्रिभुजाकार तो हुई। ठीक है, तो मेज के समान है लेकिन त्रिभुजाकार है। अब थे कहते हो कि गुरुजी
दो बात कर दी थे तो कि एक तो बता दियो मेज के समान है, कह दियो त्रिभुजाकार के माना, तो त्रिभुजाकार आकार, त्रिभुजाकार मेज को नहीं आवेगा, तो त्रिभुजाकार है मेज के समान यानी टेबल टॉप है, लेकिन कैसा है, त्रिभुज के जैसा है। ठीक है, यह भारत का सबसे प्राचीन पठार माना जाता है, इसकी चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है, इस कारण भूकंप की संभावनाएं सबसे अधिक रहती है, भूकंप की संभावनाएं सर्वाधिक इसकी रहती है। ठीक है, अब देखो ये जो है अरावली, कैमूर, कैमूर, राजमहल वगैरह, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके अंतर्गत आती है। कैमूर, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। देखो अरावली आ गई, कैमूर और ये सतपुड़ा रेंज आ गई, मतलब पूरी की पूरी। ठीक है, कैमूर, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियां, यहाँ शिलोंग की पहाड़ियां आ गई, ये उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, क्या ध्यान रखेंगे, दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूरा, ये आप प्रायद्वीप पूरा देखोगे तो पठारी भूभाग ही है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना इसके विभाजन में, नंबर 1 मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरे नंबर पे आता है दक्कन का पठार और तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आप लोगों को मेघालय का पठार ध्यान में रखना है, और मेघालय पठार में क्यों ध्यान में नहीं रखना, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, कीपाकार पहाड़ियां हैं, वर्षा सबसे ज्यादा होती है, 1175 सेंटीमीटर वर्षा होती है बस, और गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां भी पाई जाती है। हो गया मेघालय का पठार पूरा। दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर यही शिलोंग का पठार उसी का भाग है। ठीक है, ये हो गया आपके मेघालय का पठार। अब चलते हैं अपन मध्यवर्ती उच्च भूमि। मैन तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है ना, इसी के अंदर आप लोगों के ज्यादातर पठार आपको पढ़ने हैं, तो टाबरो बेसिक में समझ, वही बेसिक चीज ही है, प्रायद्वीपीय पठार के ही विभाजन है और ये भी बेसिक चीज ही है, ये समझ में आ गई तो आपके प्रायद्वीपीय पठार आ गया। मैन तो जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे भैया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से, क्योंकि पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, हॉट स्पॉट बोलते हैं ना, ये वो वाला क्षेत्र है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो यही भारत का पठार है ना, इसी को देखो, ये जो प्रायद्वीपीय पठार आता है ना, ये पूरा ही प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है ये। यदि आप देखोगे तो ये दक्कन का पठार का क्षेत्र पूरा, इस तरफ जाएंगे तो ये तेलंगाना का पठार है, ये कर्नाटक का पठार है और ये दक्कन का पठार कहलाता है। ऊपर की तरफ जाओगे तो बघेलखंड का पठार ये वाला, और फिर ऊपर बुंदेलखंड का पठार, ये मालवा का पठार, और इसी का हिस्सा है अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो अपन पढ़ते हैं राजस्थान वाला, वो यहाँ पे आता है। ये छोटा नागपुर का पठार जो सर्वाधिक खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये आ गया मेघालय वाला शिलोंग का पठार आपके। तो ये जो है भैया पूरा का पूरा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्या कहलाता है आप लोगों के, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। और ये कर्नाटक का पठार इसमें से सबसे प्राचीन माना जाता है, कर्नाटक का सबसे प्राचीन। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो आप मतलब पूरा व्यवस्थित मैप है कि ये तो आ गया अपने मरुस्थली क्षेत्र, ठीक है, कच्छ का रण आ गया, यहाँ पे गिर की पहाड़ियां आ गई, ये खम्बात की खाड़ी आ गई, ऊपर कच्छ का रण आ गया, ठीक है, ये मालाबार तट है, डोडा बेटा चोटी है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां है, अन्नाईमुड़ी पहाड़ी है, कोरोमंडल तट है, पूर्वी घाट जो है वहां पे, और ये सतपुड़ा रेंज आ जाती है यहाँ पे, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है, ये अरावली पर्वत श्रेणी आ जाती है। यहाँ पे जाता है तो छोटा नागपुर का पठार आता है, सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान आता है यहाँ पे, यहाँ महानदी आती है, ठीक, ये कृष्णा नदी आती है, गोदावरी नदी आती है, ताप्ती नदी आती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देखो मैं पांचों मिटा रहा हूं ताकि मैं पीडीएफ शेयर करूं, नहीं तो थारपाड़े बिल्कुल व्यवस्थित पीडीएफ आ जाए मैप की। तो ये मैप इसीलिए शामिल किए कि एक बार इसको ध्यान से देखना। आजकल प्रश्न सिर्फ आपको लैंग्वेज से ही नहीं देंगे, हो सकता है मैप दिया जाए और वहां पे नंबर लगा दे ऐसे मैप पे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, और फिर कहे कि इनको मैच करो, ये क्या है। तो मैप आप लोगों के पढ़ा हुआ होगा तभी तो आप मैच करोगे, अगर मैप पढ़ा हुआ ही नहीं है तो क्या मैच करोगे। इसलिए मैप को ध्यान से अपने अंदर उतार देना कि हाँ इस मैप के अनुसार, अच्छा मान लो यही चीज, ये भी ध्यान रखना, इसमें भी नंबर दे देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब मैंने आप लोगों का ध्यान यहाँ ले गया हूं ना मैं, तो आप लोग इसको इस हिसाब से देखोगे। और भाई साहब यदि प्रश्न बन गया तो वास्तव में दुआएं दोगे कि हाँ सर ने बताया था कि ये 1 नंबर 2 नंबर से प्रश्न बना सकते हैं, और आने वाले समय में ये प्रश्न छपेगा, देख लेना आप। बहुत ज्यादा संभावना, अगर एग्जामिनर करे तो करे क्या,
नए नए प्रश्न लाए कहां से? तो नए प्रश्न लाने के लिए यही तो उसे करना पड़ेगा भाई साहब, है ना, ये करना पड़ेगा। एग्जामिनर महोदय ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगला प्रश्न इस तरीके से बना देना आप, वैसे पहले बने भी है लेकिन काफी समय से नहीं बने हैं, तो अब बना देना, क्योंकि ये जीडीएस जितने हैं ना, इनको तो मैंने बता दिया, इनके तो 4/12-25 हो जाएगी, और बाकी जो है बाद में देख लेंगे, जब बन जाएगा उसके बाद में अपन क्लिप वायरल कर देंगे कि देखो मैं तो पहले ही बताया है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। चलो ये मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको ये जो है ना, इसका ये मध्यवर्ती उच्च भूभाग, ये वापस अलग अलग भागों में विभक्त है। 5 तरीके के पठार आप लोगों को इसमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार। ये नाम छोटा नागपुर है भाई साहब, लेकिन बड़े काम की चीज है। हाँ, काम बड़े हैं, नाम छोटू है, नाम छोटा है लेकिन काम बड़े हैं। छोटा नागपुर का पठार, सोन और दामोदर नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी नदियां गुजरती है? सोन और दामोदर नदी का बेसिन है ये। मोस्ट ऑफ झारखंड में 80% और बिहार में 20% है, सबसे ज्यादा। फिर अपन पढ़ते हैं ना कि भाई खनिज कहाँ ज्यादा है, झारखंड के अंदर ज्यादा क्यों है? क्योंकि छोटा नागपुर का पठार 80% झारखंड के अंदर है, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठार है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर कहा जाता है। इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। इसके उत्तर में कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियां इसके उत्तर में स्थित है, ठीक है। नंबर 2 देखिए, मालवा का पठार। निर्माण हुई ज्वालामुखी क्रिया से। यह ध्यान रखना कि इसमें काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। मालवा के पठार में काला माल है, ठीक है। मालवा के पठार में काला माल है, यानी काली मिट्टी है। अच्छा, माल शब्द जो आता है ना, वो ज्वालामुखी से निकले हुए लावे के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। माल जो है वो ज्वालामुखी से निकले लावे के लिए काम में लिया जाता है, तो ये ध्यान रखें। काली मिट्टी भाई साहब सर्वाधिक है इसके अंदर, और बेसाल्ट और नीज की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। बेसाल्ट और नीज की चट्टानें पाई जाती है। इसके उत्तर पूर्व में बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार स्थित है। चंबल, कैन और बेतवा नदियां इसकी प्रमुख नदियां हैं। चंबल, कैन और बेतवा नदियां प्रमुख नदियां हैं भाई साहब, ध्यान रखियो, ठीक है। ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। इसी का हिस्सा अपने अपने मालवा के पठार की विशेषताएं देखनी हो ना, तो अपने राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार देख लेना, आप लोगों को विशेषताएं याद है। अब बुंदेलखंड का पठार, ये प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से निर्मित है। नीच चट्टानें होती है एक तरह की, इस पर चंबल और यमुना द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया है। क्या चंबल नदी क्या निर्माण करती है? चंबल नदी बताओ, उत्खात भूमि, बैडलैंड्स, वही बैडलैंड्स इसके अंदर भी निर्मित है। बघेलखंड में क्या ध्यान रखोगे? यह पठार बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियां और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। उत्तर में सोनपुर की, दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। ले भाई होगो काम बघेलखंड को भी। दंडकारण्य का पठार, यह पठार अत्यंत ही उबड़ खाबड़ है, क्यों? नाम में ही देखो दंडकारण्य है, कि दंडा ठोक ठोक और सीधो करे जड़ो है, कि दंडकारण्य है, कि नाम के अंदर ही दंड है, तो यहाँ पे जो है उबड़ खाबड़ है। ये पठार बड़ा उद्दंड है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अत्यंत विरल है। अरे विरल ही हुई, खड्डे में रह गए है, उबड़ खाबड़ है तो विरल ही होनी है। जो भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है भाई साहब, आप लोगों को पठार हो रहे हैं याद। एक बार और क्लास देख ली तो पठार सीधे के सीधे याद है। अपने क्लास की सबसे अच्छी विशेषता यही रहती है, हालांकि यूं लोग क्या है कि खुदरे तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर मैं मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि फीचर्स बता रहा हूँ। कोचिंग वाला भी तो करे, खुदरे बैच रही फैसिलिटी बताओ कि ये सुविधा दी जाएगी, फलाने फलाने फीस है। अपन फीस नहीं ले रहे तो बता सकते हैं ना अपन, वो तो पैसे लेते हैं फिर भी बता सकते हैं, अपन पैसे नहीं ले रहे तो बता सकते हैं ना, है। तो इसकी विशेषता ये है कि अपन के टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं, याद हो जाती है चीजें, लोड नहीं लेते अपन, और समय पे बैच शुरू होता है तो समय पे पूरा हो जाता है, आप लोगों को रिवीजन का पर्याप्त समय मिलता है। तो बस यही है बेटा जी, ले स्क्रीनशॉट। चलिए आते हैं अपन दक्कन के पठार में। क्या पड़ा? दक्कन का पठार। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है।
5 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये जो ग्रीन कलर पूरा का पूरा दिख रहा है, ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा ताप्ती नदी तय करती है। कौन सी? ताप्ती नदी जो है ना, ये देखो ये निकल रही ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा तय करती है। इसी पठार के अंदर महानदी भी आती है, गोदावरी भी आती है, कृष्णा भी आती है। मुख्य नदियां पूछे तो कृष्णा, गोदावरी और महानदी, और उत्तरी सीमा तय करती है ताप्ती नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। यह बेसाल्ट से निर्मित पठार है। इसमें लावा की अधिकतम जो है गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। लावा की अधिकतम गहराई 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराई तक जो है, ये इतना गहरा है। बताओ भाई साहब, इसको अगर यदि निकालना पड़ा हो जमीन में से तो असंभव। 2 किलोमीटर तक तो गहरा है। वापस चौड़ा कितना है? पूरा देख लो, पूरा इंडिया आ गया प्रायद्वीपीय तो पूरा का पूरा। पश्चिम से पूर्व की ओर लावा की गहराई में कमी आती है। पश्चिम से देखो पूर्व की ओर जा रहे हो तो लावा की वैसे भी देख रहे हो तो भी कमी दिख रही है। तो पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है। तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार इसी के भूभाग है। यदि इस तरफ जाओगे तो क्या आएगा आपके? कर्नाटक का पठार, और इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके? तेलंगाना का पठार आएगा। ये वाला जो यहाँ पे आएगा आपके तेलंगाना का पठार आएगा। ठीक है, यह पूर्व में अमरकंटक, सरगुजा तक, और पश्चिम में कच्छ तक, दक्षिण में बेलगांव, ये बेलगांव कर्नाटक के अंदर ही आता है, तथा दक्षिण पूर्व में राजमहेंद्री तक फैला हुआ है। यदि इसका विस्तार देखें तो ये बहुत विस्तृत भूभाग पे फैला हुआ है। आपके कौन सा? दक्कन का पठार बोला जाता है। और ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, दक्कन के पठार के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब। चलो टाप ले स्क्रीनशॉट। पठार की ज्यादा कोई लंबी क्लास नहीं होने वाली है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में बढ़िया अपने कवर हो जाएगा। देखिए अब जो है आपको ध्यान रखना है, यदि अपन प्रायद्वीपीय पठार देखें तो इसके 2 मुख्य भूभाग है, एक तो पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। और इसमें आप लोगों को तुलनात्मक पढ़ना है, तभी ये चीजें याद होगी। तो मैं आप लोगों के लिए तुलनात्मक नोट्स ही बनाकर लाया हूं। क्या भाई साहब इन टाबरा रहे तो इतनी आसानी कर देनी कि पढ़ा और नियार, बस ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं, क्योंकि इनको और भी तो चीजें करनी है। इनको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इनको बहुत सारी चीजें पढ़नी, करंट अफेयर्स पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो मेरी तरफ से मैं आप लोगों के आसानी कर देता हूं। देखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंदर अंतर पढ़ते हैं अपन। देखो तटीय नाम सबसे पहले ये ध्यान में रखना, पश्चिमी घाट कहूं तो ये क्षेत्र है, पूर्वी घाट कहूं तो ये क्षेत्र है। इतना आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। ये देख लो, ये रहा पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ये तो इतना तो दिमाग में रह जाएगा, बस इतना रह गया। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, कोंकण का तट है। कहां है? गोवा से दमन तक। अब उत्तर से शुरू कर रहे हैं अपन, उत्तर से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, इधर से उत्तर से गोवा से दमन तक जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, कोंकण का तट है। फिर गोवा से मैंगलोर तक जो है दमन, देखो ये इसको इधर से शुरू करना, दमन ऊपर, दमन से गोवा तक कोंकण आ गया। फिर आ गया कैनरा तट जो फिर गोवा से मैंगलोर तक आ गया। फिर काठियावाड़ का ध्यान रखना, सौराष्ट्र से सूरत तक है। और मालाबार स्पेशली केरल के तट को कहा जाता है मालाबार का तट। तो ये ध्यान रखना, ये कौन से तट है ऐसे पूछते हैं तो ये पश्चिम में है, पश्चिम घाट के तट है। और यही पूर्वी घाट के देखें तो कोरोमंडल तट, कहते हैं कि लौटता हुआ मानसून, यानी कि पूर्वी मानसून जो उत्तरी पूर्वी मानसून, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा करता है कोरोमंडल के तट पे। या तो उत्तरी भारत में करता है या कोरोमंडल तट पे करता है। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा डेल्टा तक फैला हुआ है। कहाँ है? कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा डेल्टा तक है। और उत्कल या उत्तरी सरकार, उत्कल या उत्तरी सरकार क्या है? तो ऊ से उत्तरी और ऊ से उड़ीसा। तो ये जो है उड़ीसा कृष्णा डेल्टा से गंगा डेल्टा तक ये फैला हुआ है। कृष्णा के डेल्टा से गंगा के डेल्टा तक, और कृष्णा के डेल्टा से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक पूछे तो कोरोमंडल तट है। ठीक है, कृष्णा का डेल्टा बीच में है, ये ध्यान रखो। कृष्णा के डेल्टा से ऊपर जा रहे हैं गंगा की तरफ तो अपने आएगा उत्तरी सरकार तट, दक्षिण में आ रहे हैं तो कोरोमंडल तट आएगा। अब देखो ये क्या है, दक्षिण की तट है ना, निमग्न तट है। कैसे है? निमग्न तट है। और इसमें ध्यान रखना, यहीं पे पूर्वी घाट के अंदर विशाखापट्टनम और हल्दिया तट भी इसके अंदर ही आते हैं। विजाक बोलते हैं ना जिसको, वो विशाखापट्टनम है ना, ये भी ध्यान रखना। अब लंबाई और विस्तार देखें तुलनात्मक, तो ये लगभग 1600 मीटर लंबा है और इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये इतना लंबा नहीं है, तुलनात्मक रूप से कम है। और ये क्या है? कटा भी है थोड़ा सा, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ऊंचाई देखो कि ये अधिक ऊंचा है, ये पूर्वी तट जो है वो कम ऊंचा है।
तुलनात्मक ही पढ़ना भाई साहब इसको। ये अधिक ऊंचा है, औसतन 1200 मीटर, ध्यान रखें, और ये नीचा है। सर्वोच्च चोटी देखें तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की अन्नाईमुड़ी है 2696 मीटर, जो इसकी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। और बार बार पूछते हैं, अन्नाईमुड़ी है, और यहाँ पे ध्यान रखें अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की है। और यहाँ पे है महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है, जो 1501 मीटर ऊंची है। कितनी है? महेंद्रगिरी तो है पूर्वी घाट की, और अन्नाईमुड़ी है पश्चिमी घाट की। ठीक है, तो ये तुलनात्मक ध्यान रखो। अभी और है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आते हैं, देखो वर्षा। वर्षा यदि देखें बारिश, तो यहां बारिश ज्यादा होती है। बताओ क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश यदि देखें अपन, तो केरल से प्रवेश करता है और पूरा यहाँ पे बारिश करता हुआ पश्चिमी घाट जो है यहाँ पे बारिश करता हुआ ये आगे निकलता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा अधिक होती है। यहाँ बारिश कम होती है क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। संरचना देखो, ये तट ज्यादा कटाफटा है, ये क्रमबद्ध पठार का हिस्सा है। क्या है? ज्यादा कटाफटा है और क्रमबद्ध पठार का हिस्सा है। ये तट कम फटाफटा है और क्रमबद्ध नहीं है। कम कटाफटा है, क्रमबद्ध नहीं है, बीच में काफी अंतराल और गैप्स है। नदियों की बात करें तो नदियों में कचरा यानी कि गाद नहीं होता, क्योंकि वे लंबी दूरी तय नहीं करती। जो बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करती है तो अपने साथ में जो है जितनी कचरा गाद वगैरह होती है वो भी साथ में बहा कर लाती है। लंबी दूरी तय नहीं करती तो इतना कचरा गाद नहीं होता। और यहाँ नदियों में कचरा गाद ज्यादा होता है। पूर्वी जो तट की नदियां हैं वो लंबी दूरी तय करके आती है ना, तो यहाँ पे कचरा गाद ज्यादा। देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना वगैरह ये सब जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये चौड़ाई देखें तो ये कम चौड़ा है और ये पूर्वी घाट जो है वो अधिक चौड़ा है। बंदरगाह की दृष्टि से देखें तो यहाँ बेहतर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। कारण क्या है कि ये तट ज्यादा कटाफटा होता है ना, तो प्राकृतिक बंदरगाह ऑटोमेटिक इनको मिल जाते हैं यहाँ। और ये जो है यहाँ पे इतने बेहतर बंदरगाह नहीं होते। अन्य चोटियों की बात करें तो यहाँ पश्चिमी घाट के अंदर कद्रेमुख, बाबा बदून, पुष्पगिरी, महाबलेश्वर ये चोटियां पाई जाती है। और इसके अंदर विशाखापट्टनम आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। पश्चिमी घाट जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जैव विविधता यहाँ पे बहुत देखने को मिलती है भाई साहब। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट टावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए 3D ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे आप? जैव विविधता, जैव विविधता सर्वाधिक। क्या ध्यान रखेंगे? जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर देखो अन्नाईमुड़ी कितनी है? 2696 कर देना, 2696 मीटर की है। कार्डेमम की पहाड़ियां भी है, इलायची पहाड़ियां हैं यहाँ पे। फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी, नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन को कहते हैं। और ये आप लोगों के पूर्वी घाट, ये सतपुड़ा और यहाँ धूपगढ़, ऊपर महेंद्रगिरी आता है, ये ध्यान रखना है। यहीं पे एक और मैप लिया है मैंने, ये रहा आप लोगों के वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप लोगों को उचित लगे वैसे ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब देखो पश्चिमी घाट की कुछ और विशेषताएं अपन देख लेते हैं। ये मैप भी आप लोगों को शामिल किया, आप लोग इसको भी देख लेना। बाकी मैं इसके तट भी आप लोगों को करवाऊंगा। ये अपन द्वीप पढ़ेंगे ना, जब द्वीप के अंदर आप लोगों को क्रम से इसके तट बंदरगाह वगैरह वो भी मैं साथ साथ में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें ध्यान रखना कि ताप्ती से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ताप्ती नदी से, ताप्ती कहां है? ऊपर की तरफ है। ताप्ती से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसमें बेसाल्ट की चट्टान है, और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी नीलगिरी तक, ताप्ती से 16 डिग्री तक। देखो ताप्ती नदी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितनी? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तो है, वो तो ध्यान रखना है बेसाल्ट की चट्टान है। क्या ध्यान रखना है? बेसाल्ट की चट्टाने हैं। और फिर यहाँ 16 डिग्री से दक्षिणी नीलगिरी तक आएंगे, दक्षिण में अपन आएंगे नीलगिरी तक, दक्षिण में नीलगिरी तक ध्यान रखना है ग्रेनाइट और नीस की चट्टान है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टाने है, ये ध्यान रखना है। अब देखो कुछ आप लोगों को यहाँ के दर्रे, जो दर्रों में मैंने करवाए भी थे, फिर भी बता दूं वापस कि स्पेशली पश्चिमी घाट के दर्रे थोड़े से ध्यान रखना। पाल घाट दर्रा है जो कोयम्बटूर से कोचीन तक है। कहां तक है? कोयम्बटूर से कोचीन तक है। थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक तक है। थाल में मुन्ना, यहां ध्यान रख लियो, थाल में मुन्ना। ठीक है, मुंबई नासिक।
भोरघाट, भोर होते ही मुंबई से पुणे पहुंचना है, भोरघाट मुंबई से पुणे, सयान घाट केरल से तमिलनाडु, और सीनकोट त्रिवेंद्रम से मदुरई। सीनकोट त्रिवेंद्रम से मदुरई तक जाता है। तो ये दर्रे स्पेशली याद करना, इसमें से पूछते हैं। इसके लावा भाग में महाबलेश्वर और लावा रहित भाग में ऊटी स्थित है। ऊटी बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है, ठीक है। ऊटी और मैसूर ये दक्षिण के बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। लेकिन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछते हैं आपको तो अन्नाईमुडी है, ये ध्यान रखना। अन्नामलई पर्वत श्रेणी की अन्नाईमुडी वहां पे सबसे ऊंची पहाड़ी आएगी। ले बेटा स्क्रीनशॉट। चलो, और भाई साहब इसी के साथ मैंने कहा था कि शॉर्ट एंड स्वीट क्लास आप लोगों की पूरी होगी, और पठारों के अंदर बहुत सारी डिटेल अपन ने पढ़ी है, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को सीधी सीधी याद करनी है, बहुत सारे कंसेप्ट जो आप लोगों को समझने हैं, सभी तरीके से अपन ने पूरी कर ली है। और आधे घंटे के अंदर अंदर ये आप लोगों के असरदार जानदार क्लास आ गई है। इतनी ही क्लास आएगी एक और, उसमें अपन पढ़ेंगे दीप, और हो सकता है इससे थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि उसमें मैं एक्स्ट्रा जानकारी और थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा इस पूरे चैप्टर का, तो वो मैं साथ में शामिल करूंगा। जो अपने जीजीडी फैक्ट्स के माध्यम से थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, तो वो अपना थोड़ी सी इससे लंबी हो सकती है क्लास। बाकी आप लोगों की पढ़ाई मैं समझ रहा हूं कि अच्छी ही चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो भाई साहब अब तो कमर कस लीजिए। और आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि अब जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जीजीडी ऐप में दे रखी है वो ज्वाइन कर लो और अभ्यास शुरू कर लो। बाद में सोचोगे आप, ये देखो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 7 से 8,000 प्रश्न, बाद में यदि सोचोगे कि अब हम भैया अभ्यास करें, नहीं कर पाओगे कवर। और इनमें से हर एग्जाम के अंदर भर भर के सवाल आते हैं। मॉडल पेपर दे दिए आप लोगों को नए पैटर्न के आधार पे पूरी तरीके से 10 मॉडल पेपर दिए, अभी अभ्यास शुरू नहीं किया तो फिर कब करोगे? रिवीजन बूस्टर दे दिया, यही चीज आप लोगों को, और कि हमें तो सर इतनी डिटेल में आप पढ़ा रहे हो वो तो याद नहीं होगा, थोड़ा ऐसा जिसके अंदर से हम जो है 15-20 दिन में पढ़ लें विश्व का और भारत का भूगोल और राज्य व्यवस्था, और उसमें से हमारा जो है बहुत फास्ट रिवीजन हो जाए, 3-4 बार हम पढ़ सके इतने बचे हुए समय में, और उसमें से भी लगभग 80-90% सवाल आ जाए पेपर में, तो ये रिवीजन बूस्टर है आप लोगों के लिए। इसको पढ़ लो 15 से 20 दिन में, तो आप इसको पूरी कर जाओगे। 15 से 20 दिन में पूरी कर जाओगे। 80 से 90% प्रश्न की गारंटी है इसके अंदर से, बनते ही बनते हैं और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। अब देखो टावरों, हमें एक और चीज है, गुरुजी ऑनलाइन ऑर्डर कहां से करें? ये फलाना टीम का ggdhub.com वेबसाइट अपनी इसीलिए दी है, उसके ऊपर सारी चीजें, वहां पे ऑनलाइन लिंक भी दिए गए, वहां क्लास की पीडीएफ भी आती है आपके लक्ष्य भेदी क्लास की, ठीक है। वहां पे सारी चीजें जीजीडी फैक्ट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ अपडेट वहां है। और ऑफलाइन किसी भी बुक सेलर के पास जाकर देख कर ले लो, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अब कमर कस लो, अब ढील मत छोड़ना, बाद में पछताने के अलावा फिर है ना कोई भी शेष बचेगा नहीं, ठीक है। आज की क्लास को साथियों यहीं पे पूरा करते हैं। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।